स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 परमाणु की संरचना। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों के सामने समस्या थी कि परमाणु की संरचना और उनके गुण क्या हैं। परमाणु की संरचना को अनेकों प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। इस चैप्टर में हम पदार्थों में आवेशित कण, परमाणु की संरचना के संबंध में दिए गए विभिन्न परमाणु मॉडल्स का अध्ययन करेंगे। तो पहले लेते हैं हम पदार्थों में आवेशित कण। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्रियाकलाप यहाँ दिया गया है। ए, सूखे बालों पर कंघी करने के बाद क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? ये क्रियाकलाप में हमें दिया है, ये प्रश्न हमसे पूछा है। भाई ये करके देखो और फिर बताओ। कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़कर इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए और होने वाले परिणामों को देखिए। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, सूखे बालों पर कंघी करने से कंघी जो है वो आवेशित हो जाती है। हमने सूखे बालों पर कंघी की और हमने देखा कि कंघी क्या होती है, आवेशित हो जाती है, जिससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। तो ये निष्कर्ष हो गया एक का। भाई सूखे बालों पर कंघी करने से कंघी आवेशित हो जाती है, जिससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। बी, कांच की एक छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा और फिर उसे छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास ले गए तो हमने देखा, क्या देखा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने से छड़ आवेशित हो जाती है और जब हम इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाते हैं तो हवा से भरा गुब्बारा छड़ के साथ चिपक जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि परमाणु विभाज्य है, आवेशित कणों से मिलकर बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु में अपरमाणु कण विद्यमान होते हैं। तो जे थॉमसन ने बताया परमाणु में एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसका नाम कैनाल किरणें रखा। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अन्य अपरमाणु कणों की खोज की गई और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। इस प्रकार परमाणु में 3 अपरमाणविक कण या कह सकते हैं मूल कण विद्यमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पहले हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये किरणें धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अन्य परमाणु कणों की खोज हुई। नए कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इसे प्रोटॉन नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन को जो है ई से, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो इलेक्ट्रॉन को जो है ई से प्रदर्शित किया गया। इलेक्ट्रॉन को किससे? ई से। अब देखो यहाँ ई से लिखेंगे इसे, तो इस पे चार्ज भी जो है शो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन को पी से चार्ज पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान तथा आवेश +1 है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1। देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान समान है, 1 है, लेकिन प्रोटॉन पर धनात्मक 1 है और इलेक्ट्रॉन पर क्या है? ऋणात्मक 1 है, यानी कि विपरीत आवेशित मान है ये। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, तो इन पर जो आवेश होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं? संतुलित हो जाते हैं। परमाणु वैद्युतीय रूप से जो है उदासीन हो जाते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है,
लेकिन प्रोटॉनों को आसानी से निकाला नहीं जा सकता। तो एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब देखो कैनाल किरणें क्या हैं। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल किरण नाम दिया, और ये किरणें धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। नेक्स्ट है देखो, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई आवेश होगा या नहीं। तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो है आवेश समान होता है, एक एक होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पे धनात्मक होता है, और ये जो मान आवेश की जो मान है वो आपस में निरस्त हो जाते हैं और परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर आवेश नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होगा, प्रोटॉन पे धनात्मक होगा, और समान होगा तो विपरीत आवेश एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं और परमाणु उदासीन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है परमाणु की संरचना। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों, प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी, बाद में जो है न्यूट्रॉन की खोज और हुई। तो दो मूल कण या दो अपरमाणु कण कौन से थे शुरू में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया। अब ये जानना अत्यंत आवश्यक हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरह के मॉडल प्रस्तुत किए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहला मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की भांति था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था। परमाणु क्या था? एक धनावेशित गोला है ये, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की भांति थे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी तुलना बूंदी के लड्डू या तरबूज से की गई। तरबूज का लाल भाग धनात्मक था और उसमें लगे बीज इलेक्ट्रॉन की तरह थे, और धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है, ये क्या थे? समान होते हैं, जिससे परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो देखो थॉमसन ने बताया परमाणु धनावेशित गोले के समान होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें धसे रहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में क्या होते हैं? समान होते हैं, आपस में निरस्त हो जाते हैं, जिससे परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। तो देखो इस मॉडल की कमी क्या रही भाई? दूसरे वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए, परिणाम निकाले, जो मॉडल दिए, उन्हें इस मॉडल के आधार पर नहीं समझाया गया। अब देखो दूसरा मॉडल लेते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने तीव्र गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। अल्फा पार्टिकल किसके? हीलियम के नाभिक के रूप में लिए उन्होंने यहाँ, ठीक है, सोने की पन्नी पर टकराया। सोने की पन्नी तथा अल्फा कणों को इस प्रयोग में लेने के निम्नलिखित कारण थे। सोने की पन्नी जो होती है वो बहुत ही पतली परत पर खींची जा सकती है, बहुत ही पतली परत खींची जा सकती है इसकी। सोने की ये पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। सोने की ये पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, मैंने पहले ही बताया। अल्फा कण क्या थे? हीलियम के कण थे, एक तरह से हीलियम के नाभिक थे, और ये धनावेशित होते हैं। इनका द्रव्यमान 4 इकाई होने के कारण तीव्र गति से चलने वाले कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो सोने की बहुत पतली परत खींची जा सकती है, इसलिए सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया गया। अल्फा कण द्विआवेशित थे, ये हीलियम के नाभिक ही थे, एक तरह से धनावेशित थे, इनका द्रव्यमान 4 इकाई था, और ये तीव्र गति से चलने वाले कणों में पर्याप्त ऊर्जा थी, इसलिए इनका उपयोग किया गया।
अब देखो रदरफोर्ड का अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम। नंबर 1, तीव्र गति से चल रहे अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके सीधे निकल गए। इससे ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। भाई परमाणु का अधिकांश भाग कैसा था, खोखला था। अधिकांश कण कैसे निकल गए, सीधे निकल गए, बिना विक्षेपित हुए निकल गए। भाई तीव्र गति से ये अल्फा कण चल रहे हैं, ये अल्फा कण तीव्र गति से चल रहे हैं और ये देखो सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। जहाँ से ये सीधे निकल रहे हैं वहाँ परमाणु का भाग क्या है, खोखला है। तो तीव्र गति से चल रहे अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके सीधे निकल गए। इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर देखो नंबर 2, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं, जिससे निष्कर्ष निकला कि परमाणुओं में धन आवेशित भाग बहुत ही कम होता है। यानी कि बहुत कम विचलित हुए, जैसे ये आया ये विचलित हो गया यहाँ, ठीक है। यानी बहुत छोटे कोण से ये जो है विचलित होते हैं। तो कह सकते हैं पॉइंट नंबर 2, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं, जिससे निष्कर्ष निकला कि परमाणुओं में धन आवेशित भाग बहुत ही कम होता है। नंबर 3 देखो, अब नंबर 3 की बात करते हैं। प्रत्येक 12,000 कणों में से 12,000 से 20,000 कणों के बीच की ये संख्या थी, जिनमें से एक कण वापस आ गया, टकराया और टकराकर 180 डिग्री से घूम गया। ऐसे वापस कितने से 180 डिग्री से घूम गया वापस। तो जिससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान एक छोटे गोले में केंद्रित रहता है, और वो छोटा गोला क्या है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। यानी उस छोटे गोले को ही क्या कहते हैं, जिसमें परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान एक छोटे गोले में केंद्रित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। और छोटा गोला ही क्या है, नाभिक है, ठीक है। अब देखो प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या जो है परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। तो ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के क्या थे, परिणाम थे, ठीक है। अब देखो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने प्रयोगों के परिणामों के आधार पर जो है इसका जो है परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, और इस मॉडल के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। नंबर 1, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण जिसका द्रव्यमान एक छोटी धन आविष्ट कोट में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक इंग्लिश मीनिंग न्यूक्लियस कहते हैं। नंबर 2, नाभिक के चारों ओर प्राय काफ़ी रिक्त स्थान रहता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण उसमें से होकर सीधे निकल जाते हैं, और इस रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से उत्पन्न अपकेंद्री बल इनके तथा नाभिक के बीच आकर्षण बल को संतुलित करता है, जिससे नाभिक में गिरते नहीं हैं, जिससे नाभिक में नहीं गिरते हैं। नंबर 4, नाभिक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तथा ये सदैव धनावेशित होता है। नाभिक के प्रत्येक धनावेश को संतुलित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर 5, नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, परमाणु की त्रिज्या के लगभग 10⁻⁸ सेमी तथा इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻13 सेमी होती है। भाई नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी है, 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 सेमी है। परमाणु की त्रिज्या कितनी है, लगभग 10⁻⁸ सेमी है, और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी है, लगभग 10⁻⁻13 सेमी होती है। अब देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को जो है सौर मंडल मॉडल या ग्रही मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो देखो जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल का प्रतिरूप कहा जाता है। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाता है सौर मॉडल का प्रतिरूप किस मॉडल को कहा जाता है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। इसलिए जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल का प्रतिरूप कहा जाता है। अब देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष, इस मॉडल के क्या दोष थे? तो देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। दोष क्या था? रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाता है। क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार यदि गतिशील विद्युत आवेश को त्वरित किया जाता है तो ऊर्जा का विकिरण होता है। इस सिद्धांत से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। अतः नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने पर वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होगी, जिससे ऊर्जा की क्षति होगी और इलेक्ट्रॉन की गति कम होगी और कक्षा छोटी होती जाएगी। अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार ये संरचना स्थायी नहीं है। तो देखो यहाँ कहा गया है, यहाँ देखो इस चित्र को, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने पर इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होंगी? उत्सर्जित होगी। और विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित होंगी तो ऊर्जा की क्या होगी? कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन की गति भी क्या होगी? कम होगी। और कक्षा क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। कक्षा क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। और छोटी होती जाएगी, अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार की संरचना स्थायी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन है ये चिन्ह इस प्रकार आएंगे भाई, इसमें ऐसे ऐसे नहीं आएंगे, इस तरह इधर आएंगे। ये इधर से घूमेगा, ऐसे गया और ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया और अंत में इसमें गिर जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ से ऋणावेशित है, नाभिक के चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण ये उत्सर्जित करेगा और उससे ऊर्जा की कमी हो जाएगी। ऊर्जा की कमी से इलेक्ट्रॉन की गति कम होती जाएगी और ये कक्षा क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। और ये कक्षाएं किसके? नाभिक के पास आती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन गति करता 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 इस नाभिक में गिर जाएगा। तो इस प्रकार ये संरचना स्थायी नहीं है। नंबर 2, रदरफोर्ड ने कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनों के लगातार ऊर्जा के समान विकिरण से सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए, लेकिन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल संतोषजनक नहीं है। क्लियर है? अब देखो इसके बाद किसने दिया? अगला मॉडल दिया बोर का परमाणविक मॉडल। तो नील्स बोर ने 1913 में, कब? 1913 में जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए। अब देखो क्या सुझाव दिए। नंबर 1, परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक कक्षाएं होती हैं जिनको कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। भाई उन्होंने कहा परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार कक्षाएं होती हैं उन्हें कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब देखो आगे, चूंकि प्रत्येक कोश की ऊर्जा निश्चित होती है तो इनको स्थिर कक्षाएं भी कहते हैं। ये परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये चारों ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। ठीक है, ये कोश या ऊर्जा स्तर है। ठीक है। नंबर 2, ये कह रहा है प्रत्येक कोश की ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है, इसीलिए स्थिर कक्षाएं होती हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है तब ऊर्जा क्या होती है? अवशोषित अथवा उत्सर्जित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। तो ऊर्जा क्या होगी? अवशोषित होगी। जैसे देखो यहाँ
ये नाभिक है जिसमें धनावेश दिखाया, ये पहला कोष है K, ये दूसरा L, ये तीसरा M, ये चौथा N, 4 कोष यहाँ बनाए हुए हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन, ये जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये निम्न से K कोष से किस में जा रहा है, N में, तो निम्न से उच्च में जा रहा है, तो यहाँ ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। दूसरी स्थिति में देखो ये N से K कोष में आ रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, ये दोनों ऊर्जा स्तरों के, यहाँ जो ऊर्जा होती है वो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होती है। भाई यहाँ ऊर्जा कितनी होगी, तो यहाँ डेल्टा E जो होगी वो इन दोनों ऊर्जा स्तरों में जो अंतर होगा E2 माइनस E1 के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आकर्षण कैसे होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, देखो इस पे ये अब केंद्रीय बल लग रहा है, ये इसका द्रव्यमान है, ये स्पर्श रेखीय संवेग है, ये जो है नाभिक है, और ये इसकी क्या है, त्रिज्या। ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण नंबर 4। इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में घूम सकता है जिसमें घूमने पर उसका कोणीय संवेग NH/2π का गुणज होता है। यानी कि MV/r बराबर क्या होता है, NH/2π होता है। और यहाँ M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, V इलेक्ट्रॉन का वेग है, और R त्रिज्या, और N जो है उस कक्ष की संख्या है जिसमें वह स्थित होता है। N को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, और इसका मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। इन्हें K, L, M, N आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखो यहाँ ये K कोष हो गया, ये L, ये M, ये N। K के लिए N का मान 1 होगा, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए K इसका मान 4 होगा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, बोर के परमाणु मॉडल के दोष। नंबर 1, बोर का परमाणु मॉडल जो है एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु तथा आयनों की रचना को ही समझा सकता है। तो देखो यहाँ बोर का परमाणु मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु तथा आयनों की रचना को ही समझा सका। जैसे हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम आयन, लिथियम आयन, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु व आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में यह सफल रहा। नंबर 2, बोर का सिद्धांत हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या करने में असफल रहा। तो ये हो गई सिद्धांत की कमियां। अब नेक्स्ट आ गया आपके, देखो परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनात्मक क्षेत्र से बना है जिसमें ऋणात्मक कण अर्थात इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखरे रहते हैं, और यहाँ जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हैं वो समान होते हैं, ये एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, और इससे परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है? तो उत्तर होगा परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण, जिसे प्रोटॉन कहा जाता है, विद्यमान होता है। तो इसका उत्तर होगा धनावेशित कण प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 3 कक्षाओं वाले बोर मॉडल का चित्र बनाइए। तो देखो ये तो नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी, और ये क्या हो गई तीसरी। पहले को K कहेंगे, दूसरे को L, तीसरे को M। K स्तर के लिए N का मान 1, L के लिए N का मान 2 और M के लिए N का मान 3 होता है। क्लियर है? क्या अल्फा कण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा? तो आपका उत्तर होगा सोने की अत्यंत महीन पन्नी लगभग 1000 परमाणु के बराबर मोटी प्राप्त करना संभव होता है, जो प्रकीर्णन प्रयोग के लिए आवश्यक है।
किसी अन्य धातु की इतनी महीन पन्नी प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः प्रकीर्णन प्रयोग में सोने के अतिरिक्त किसी अन्य धातु की पन्नी का प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि सोने की बहुत ही महीन पन्नी बनाई जा सकती है, अन्य धातु की इतनी महीन पन्नी बनाना संभव नहीं है। इसलिए प्रयोग में सोने के अतिरिक्त किसी अन्य धातु की पन्नी का प्रयोग संभव नहीं है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।